तो 15 का अगर देखें हम लोग, किसी एक का चलिए पहले 14 का कर लेते हैं, फिर हम लोग 15 पे आएंगे ना, 14-15 डिस्कस करना आज। तो गेट 2014 एमए है, तो मैथमेटिक्स है ना, पहले बताया रखा हमने कि गेट मैथमेटिक्स में 2018 तक मैथमेटिक्स के ये 10 क्वेश्चन पहले एप्टीट्यूड होंगे, ये भी आप सॉल्व कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, तो आप अगर 100-200 क्वेश्चन एप्टीट्यूड कर लेंगे तो एक आइडिया माइंड आपका उस फ्रेमवर्क में फिट हो जाएगा कि आप इजीली कर पाएंगे वहां पे एग्जाम में। वरना क्या हम डर जाते हैं, जो चीज हम पहले से रीड किए होते हैं फर्स्ट टाइम आते हैं तो डर जाते हैं। आप पहले से 200-300 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के करके जाएंगे सिर्फ गेट के पीवाईक्यू का, किसी और पेपर का भी, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप कर सकते हैं। ये है तो आप सॉल्व करके जाइए, फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये तो नोटेशंस हैं। चलिए, तो ये हमारे जो काम का होगा वही हम करेंगे डिस्कस। तो ये सब काम करेंगे है ना, ये रेडियस और ये क्वेश्चन 2 है सर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर। लेकिन ये कर सकते हो, बताओ? हाँ ये कर सकते हैं हम लोग डिस्कस। ये z यहाँ पहला एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये x के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 2 देखो तो कैसे फाइंड करेंगे आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? इसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। सर ये मतलब 8 n टू द पावर 1/n जब ले रही थी तो उसमें सर वो n जो है वो कट हो रहा था, मतलब वो 4 टू द पावर -1/n हो रहा है। अगर वो से ऑल तो मैं अगर ऐसा करूं 2n को m ले लूं, ठीक है, तो n आ जाएगा m/2, फाइन, ओके। तो ये क्या बनेगी फिर? तो यहां से अगर आप लिखेंगे 4 की पावर -1 की पावर m/2 इंटू m/2 और z की पावर कितनी हो जाएगी m। तो अभी क्या है, m का रेंज क्या रहेगा? तो m तो मैंने इवन लिया है ना, तो m इज इवन, ओके, मतलब वही 0 to 4 है ना, तो m जो होगा 0 to 4 डॉट डॉट डॉट। तो अभी भी कौन वो ऐसा ही है कि m जब, मतलब ये कुछ वैसा लिख रहा हूं मैं, तो ये कुछ ऐसा है, आप समझिए am z की पावर m, ठीक, जहां पे m क्या है, इवन है, m इज इवन। तो इसका मतलब क्या है कि जो am इज 0 when m is odd, ये मतलब है ना, क्योंकि इवन के लिए तो ये है, और am की वैल्यू मेरे पास ये है 4 की पावर -1 की पावर m/2 इंटू m/2, ये पावर में ही है, कब? when m is even, ओके। तो यहां से आपके पास क्या आया? तो मतलब जब भी ऐसा होगा तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसका मतलब है ना, तभी मिस्टेक हो रहा है। तो ये है, ठीक है, फिर भी वही चीज है कि इसका एक सब सीक्वेंस 0 है। अब यहां फर्दर इसको ब्रेक करेंगे हम, तो फिर देखना पड़ेगा m/2 ऑड है कि इवन है, क्योंकि m तो इवन है ना, लाइक m हो सकता है 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये m है, तो m/2 आपका हो सकता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा ना m/2 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो इसमें भी m/2 हो तो ऑड होगा या इवन होगा, तो उसके हिसाब से क्लासीफाई होगा। तो चलो उसके हिसाब से ट्राई करके देखते हैं। तो यहां से अगर r हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो 1/r होगा लिमसुप ऑफ दिस am पावर 1/m बाई फॉर्मूला m टेंड्स टू इंफिनिटी। तो लिमसुप ऑफ m टेंड्स टू इंफिनिटी, am की वैल्यू कितनी है ये रख देते हैं, तो 4 की पावर -1 की पावर m/2 इंटू m/2, ओके, और इस पूरे की पावर है 1/m, तो पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी और 4 की पावर -1 की पावर m/2 और इंटू क्या रहेगा, m कट जाएगा ना, तो 1/2। चेक कीजिए एक बारी, ठीक है, यहां तक mm कट गया। अब फिर से वही चीज है कि मुझे लिमिट सुपीरियर चाहिए,
तो m/2 या तो ऑड होगा या इवन होगा, है ना। m इज इवन तो m/2 मे बी ऑड और मे बी इवन। तो फिर सेम चीज है कि आप अगर m/2 को ऑड रखेंगे लाइक -135 इस तरह से, तो ये -1 हो जाएगी, 4 की पावर -1/2 बनेगी। ओके, तो यहां से बन रहा मतलब, तो 4 की पावर -1/2 बनेगी। और अगर m/2 इवन है तो कितना बनेगा, 4 की पावर 1/2। और मुझे इसका लेना है सुपीरियर, है ना, इनमें से मैक्सिमम चुनना है। लिमिट सुपीरियर मतलब वही है कि जो लिमिट आएगी सुपीरियर वैल्यू चुननी है। तो ये तो 1/2, अच्छा, तो यहां से एक 1/2 एक 2, तो इसका मैक्सिमम कौन सा है, सुपीरियर 2 आ गया। तो इसके हिसाब से आंसर दिया है। सर नहीं, ये हमने तो पढ़ा था कि मैक्सिमम नहीं, वो तो मिनिमम होता है, मतलब ऐसे 2 वैल्यूज होगा तो एम क्या लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम? आपको लिमिट सुपीरियर का डेफिनेशन पता है? अच्छा, मतलब ये r का 1/r का वैल्यू 2 आ रहा है ना, किसका मिनिमम पढ़ा है? कोई बुक रेफरेंस अभी हो तो बुक बताओ, ये है, ऐसे कुछ भी हवाबाजी नहीं। आप डिपेंड करता है, अगर r लिखोगे तो लिमिट इंफीरियर हो जाएगी। अगर मैं 1/r लिख रहा हूं इसलिए लिमिट सुपीरियर है, अगर मैं सिर्फ r लिखता तो वो रिवर्स हो जाएगा, फिर लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। तो वो 1 रेसिप्रोकल, तो वो जो सिंपल लॉजिक है कि 1 मिनिमम तो मैक्सिमम हो जाएगी, तो मुझे अभी मैक्सिमम चाहिए। ठीक है जी, तो यहां से क्या आएगा, तो हमारे पास 1/r कितना आ गया। आपके दिमाग में आंसर चल रहा है, आपको बस आंसर लाना है, लॉजिक नहीं देखना है। अभी लॉजिक समझो ना, आंसर तो आ ही जाएगा, मेन तो कॉन्सेप्ट है, आंसर तो आ जाएगा। तो यहां से क्या है हमारे पास, 1/r इज दिस, तो लोग लिमिट सुपीरियर ले रहे हैं, तो ये 2 आ गया, तो r की वैल्यू यहां से 1/2 आ गई। एक्चुअली तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हमने इवन टर्म ऑड टर्म अलग करके किया, लेकिन इन्होंने इस तरीके से किया, मतलब यही सही होगा, तो पहले मैंने ही गलत किया होगा, ये है। सो देखिए दिस इज फाइन। तो मतलब जब भी सीरीज ऐसी होगी तो हमें पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा उसको, क्योंकि पावर सीरीज का जो डेफिनेशन है यही तो है, समेशन an x की पावर n फ्रॉम जो भी है 0 से इंफिनिटी। तो इस फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, तो हमने पहले इस फॉर्म में ब्रेक किया। और उसके बाद तो ये अलग बात है इस क्वेश्चन में कि an ऑड n के लिए an 0 था और इवन n के लिए वैल्यू हमें दे रखी थी। तो ठीक है, दिस इज द बेटर वे, मतलब बेटर वे यही करेक्ट वे होगा, दिस इज द करेक्ट वे, बिकॉज डायरेक्टली इसके साथ करेंगे, इसको an लेके करेंगे। हमने शुरू में इसको सिर्फ an ले लिया था ना, तो an ले किया तो उससे आंसर 4 आया, मतलब यहाँ 4 आया तो 1/4 आया था। तो पहले इसको ब्रेक करना है, इसको उस पावर में इस फॉर्म में लाना है, और इस फॉर्म में लाने के बाद तो इस तरह क्वेश्चंस आपको मिले तो इस तरह से कीजिए, पहले इस फॉर्म में लाइए एंड देन आप फाइंड कीजिए इस am के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो 1/r की वैल्यू आ गई 2, तो r की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है ना, देख लीजिए। ओके, तो ये सही है। ठीक है ना, तो आंसर है, इसलिए आंसर मैच थोड़ा ये होता है कि पता चल जाता कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। हाँ बताइए। देखा था कि अगर x की पावर n और बीटा हो जाता है तो जो बीटा होता है वो रेडियस की 1/बीटा पावर में चला जाता है। हाँ, तो यहाँ पे बीटा अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा। Yes, ये जनरल yes. आ जाता है। हाँ, वो ट्रिक्स लोग बनाते हैं इस तरीके से, क्योंकि मुझे तो याद सारे नहीं है, बट हाँ वो प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ, उस ट्रिक का प्रूफ इसी लॉजिक से आता है। तो मैंने पूरा प्रूफ लिखा है एक्चुअली, बीटा n प्लस गामा करके, जहाँ पे बीटा और गामा में रियल नंबर्स थे। हाँ सही कह रहे हैं आप, वो उसके हिसाब से सीधा आ जाएगा, अगर पावर है तो वैसे ही मिल जाएगा। तो वो हमने प्रॉपर कैलकुलेट किया है द वे से, बट ठीक है। सही है, चलिए एटलीस्ट आंसर तो मैच हुआ। ये है, ये जनरल अप्रोच था, ये अच्छा। हाँ मतलब ये हम प्रॉपर हर जगह काम नहीं कर पाती हैं। हाँ मतलब ये प्रूफ क्या है, हर कंडीशन के लिए अलग अलग आपको ट्रिक्स याद रखने पड़ेंगे, वो है कि इस कंडीशन में ये है, इस कंडीशन में ये है। तो ठीक है, फाइनल इसका आंसर जो आया 1/2 आया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा ये सब सिलेबस का जो होगा वो देखेंगे हम लोग, है ना। बताओ इसे, यानी आप लोग ट्राई करके आओ, अगला क्वेश्चन कौन सा है सिलेबस का? तो यहाँ से ये वाला ना 10th आप देखेंगे तो ये चूंकि जैम 2005 में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन, आप जैम MS 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 से डिवाइड करने में ऊपर में होगा, राइट, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो काई स्क्वायर बन के
देख लीजिए आप लोग, जैम 2005 का आई थिंक पहला या दूसरा क्वेश्चन है ये, पहला ही है, याद है 2005 पेपर का जैम का पहला क्वेश्चन यही है, और ये गेट 2014 में पूछा गया है। तो इजी है ना, आप लोग देख लीजिए, समझ आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि हमें बता रखा है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो हमें पता है कि x1 प्लस x2 नॉर्मल 0 2 होगा। इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, कहां पे होगा, तो x1 प्लस x2 आपका नॉर्मल 0 2 है, और x1 माइनस x2 भी नॉर्मल 0 2 है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √2 मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन √2 होल स्क्वायर एंड x1 माइनस x2 अपॉन √2 होल स्क्वायर। तो आपने ये देखा कि ये जो है नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर, नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर, काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1, तो काई स्क्वायर 1 अपॉन काई स्क्वायर 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे आप, तो 1 अपॉन 1 अपॉन 1, तो ये तो दिख गया ना आपको, तो ये F11 हो गया। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन F11 है, तो D सही होना चाहिए, आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, आंसर मैच कर लो तो D आएगा। अल्लाह ये पहले भी आ चुका है, ये नेट में भी आया है क्वेश्चन सेम, जैम गेट नेट तीनों में कुछ क्वेश्चन है जो हर जगह तीनों जगह मिल जाते हैं। जैसे था कि x एक्सपोनेंशियल 1 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी तीनों में क्वेश्चन आए हैं। यहाँ देखिए 11th जो ओके 11th कह रहा है कि z नॉर्मल 0 1 है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ z ऑन 0, तो ये काम कर सकते हैं आप, मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, है ना, क्या होता है जी, ओके मैक्स ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, बोलिए क्या होता है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस मॉड में एक्स माइनस वाई, ठीक, तो इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। तो z, 0 है तो हाफ z प्लस मॉड z हो जाएगा, ठीक। अब इस पे एक्सपेक्टेशन लगा दीजिए आप, तो इस पे एक्सपेक्टेशन लगा देंगे तो यहाँ एक्सपेक्टेशन लगा लीजिए, सो 1/2 बाहर, z तो नॉर्मल 0 1 था तो ez तो 0 हो गया। अब e ऑफ मॉड z मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये था √2/π, डायरेक्ट फॉर्मूला है नॉर्मल में, तो टाइम सिग्मा, तो सिग्मा तो 1 है यहाँ पे, तो ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ये आ जाएगा आई थिंक √2π, देख लीजिए, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। और ये अप्रोच हो सकते हैं, एक तो फॉर्मूला से हो गया, दूसरा मैक्स खोलेंगे फिर उससे भी ट्राई कर सकते हैं, बट ये ठीक है, आसान है फॉर्मूला से। तो ये 10 ईयर वाला सिलेबस का था, ये सिलेबस का नहीं है आइसोमॉर्फिज्म, तो ये कर सकते हैं 17, ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है इस तरीके से कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई 0 है। इससे बताइए मुझे a का आइगन वैल्यू क्या होना श्योर है, 1, यस, ठीक है, तो 1 होना श्योर है, क्योंकि आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू 1 होती है, तो मतलब a माइनस आई की डिटर्मिनेंट 0 है, मतलब a माइनस आई हैज एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 0, ठीक है, एंड देन तो a हैज एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू 1, तो ये तो पक्का होगा कि एक आइगन वैल्यू 1 होगी। चेक करते हैं आगे क्या है, तो ये फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 13 लेना पड़ेगा, अल्फा इनटू बीटा इक्वल सब्स्टिट्यूट करके वो उसको स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर से हो जाएगा, यस। इफ तो यहां से लैम्डा 1 मुझे दिख गया है, इफ द ट्रेस ऑफ a, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 13 है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 2 इनटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 32। लैम्डा 1 मुझे पहले से पता है अकॉर्डिंग दैट कंडीशन, तो 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स हो जाएगा ना, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ये है, क्योंकि लैम्डा 1 को 1 रख देंगे, यहाँ भी लैम्डा 1 को 1 रख देंगे, तो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 12 हो गया, लैम्डा 2 इनटू लैम्डा 3 32 हो गया, तो दो नंबर का सम 13 है, प्रोडक्ट 32 है। बताइए ऐसा कौन सा नंबर है कि ऐड करने पे 12 आता है, सॉरी ऐड करने पे 12 है और मल्टीप्लाई करने पे 32। इजी होगा सर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लेने से इजी हो जाएगा।
हाँ जैसे भी कैसे होल स्क्वायर मतलब क्या? अल्फा बीटा और होल स्क्वायर लेने से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा होगा। 8 4 12, अरे इतना दिमाग मत खराब करो, छोड़ो। 8 + 12 13, 8 × 12 32, छोड़ो इतना दिमाग नहीं लगाते। तो यहाँ से एक 8 और एक 4 हो गया। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? वो भी सही है, जो आप बता रहे हो सही है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल है कि λ2 + λ3 = 12 और λ2 × λ3 = 32। तो बस मुझे ये सोचना है ऐसा कौन सा दो नंबर है ऐड करने पे 12 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 32 आएगा। 4 8 जा 32, 4 + 8 12 हो गया ना। तुम सॉल्व करो क्वाड्रेटिक से, यही आएगा, 8 12 भी आएगा, 8 4 ही आएगा। हो तो क्या? तो a के पास 3 आइगन वैल्यू है, 1 4 8। पूछ क्या रहा है? देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द आइगन वैल्यू। तो स्क्वायर करके सम कर दो, तो 1 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 8 स्क्वायर। ठीक है, आ गया? देख लीजिए मैच करेगा, आंसर की में मैच कर लीजिए। ओके चलिए, ये हमारे सिलेबस का नहीं है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। नहीं है अभी सर। नहीं है? ओके नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ ये पे भी नहीं है सर ये सब। एंड में अब 2-3 क्वेश्चन मिलेगा, है ना? तो 36 का। चलिए इसको ट्राई कीजिए। कि कह रहा है कि द टाइम टू फेलियर इन मंथ ऑफ अ लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर्ड at 2 plants A and B obeys exponential distribution with mean 6 and 2 months respectively। ठीक है, दो प्लांट है A और B। सो जो टाइम टू फेलियर है एक्सपोनेंशियल 6, मीन 6 है, एक्सपोनेंशियल मीन 2 अलग अलग प्लांट का। प्लांट B produces 4 times as many bulbs as plant A does। ठीक, सो जितना प्लांट ए प्रोड्यूस करता है उसका 4 गुना ज्यादा प्लांट बी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो है ना, मतलब अगर एम प्रोड्यूस करता है तो वो 4m प्रोड्यूस करता होगा, ये चीज है। तो रेस प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ए, टोटल कितना हो गया? टोटल 5m हो गया ना, तो 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/5। ठीक है ना? तो ये है कि प्लांट बी का 4 टाइम ए है। ठीक है, तो ये मैं ए बी की प्रोबेबिलिटी निकाला हूं। कोई एक आइटम प्रोड्यूस होगा बाय प्लांट ए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, प्रोड्यूस्ड होगा बाय प्लांट बी, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है। बल्ब्स फ्रॉम दीस प्लांट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब आइडेंटिकल है। सो दे आर मिक्स्ड एंड सोल्ड टुगेदर given that a bulb purchased at random is working after 12 month। ये गिवन इवेंट है ए। तो क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको एक फीलिंग आती होगी कि कहीं बेस थ्योरम का है या टोटल प्रोबेबिलिटी का है ना? देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है ये। तो गिवन है द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, मतलब बेस थ्योरम का है ना? तो E1 इवेंट, तो ए मैं इवेंट वहां लेता था, ई ले लेता हूं। तो E1 है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, E2 है मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, ई इवेंट ले लो कि लाइफ इज मोर देन 12 मंथ। तो पूछ क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, मतलब E1 गिवन ई या E1 गिवन ए, जैसे भी। तो ये सिंपल बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, आप लोग कर पाएंगे या मैं सॉल्व करूं? सर नहीं सर, ये हो गया सर, है ना? बेस थ्योरम का है ना? बाकी लोग ट्राई करके देखिए, नहीं है तो बताइए मुझे। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, आ जाएगा, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बताइए कि XY कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसका ज्वाइंट PDF आपको ये दे रखा है। तो पूछ रहा है क्या द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन x + y। क्या करेंगे? इसको मार्जिनल निकाल के फिर इसको एक्सपेक्टेशन अलग-अलग करके सवाल। वो भी कर सकते हो, है ना? एक वो भी तरीका है, और भी तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। यहाँ जाएंगे आप लोग, मार्जिन निकाल के भी कर सकते हो, है ना? तो कैलकुलेशन करोगे तो उससे आ जाएगा। एक ये भी ऑप्शन है, मार्जिन निकाल के कर दो, नहीं तो ज्वाइंट के साथ करना है तो डबल इंटीग्रेशन x + y fxy dx dy, तो ये भी हो जाएगा। ये पुट करना है, दो पार्ट में इंटीग्रेट करना होगा, इस पोर्शन पे अलग इंटीग्रेशन, इस पोर्शन पे अलग इंटीग्रेशन, तो भी हो जाएगा।
देख लिया, जो भी आसान लगता है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये जस्ट, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा ताकि पता चले होगा कि नहीं होगा। तो ये सब सिलेबस का नहीं है। चलिए यहाँ पे आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे सिलेबस में है, एक्स ये मैट्रिक्स है एक्स, अब मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स XP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इज। बताइए किसी को आइडिया है इस क्वेश्चन का? सर इसमें जो x है इसका सर मतलब आइगन वैल्यूज जो आएगा उससे जो मतलब आइगन उसमें से आइगन वेक्टर्स निकलेगा वो सब आइगन वेक्टर सर P होगा। यस, ठीक है ना। तो ये हमने जब थ्योरी पढ़ रहे थे तभी हमने डिस्कस किया था कि देखिए ये बोल रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये कहना चाह रहा है कि x इज डायगोनलाइजेबल। और कल भी मैं आप लोगों से पूछ रहा था, कोई मुझे बताइए डायगोनलाइजेबल की डेफिनेशन, यही बताया था ना मैंने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि P इनवर्स AB इज डायगोनलाइजेबल, ये बोलना चाह रहा है ना, ये डेफिनेशन है एक्चुअली। अब ये जो P मैट्रिक्स होता है ये नॉन सिंगुलर होता है। अब डायगोनलाइजेबल होने के लिए पता है कंडीशन क्या है कि अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होने चाहिए। जैसे आज हम पहला क्वेश्चन जो कर रहे थे 7 क्रॉस 7 वाला, वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 6 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 and 3 था। तो इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएगा, और वही जो लीनियरली आइगन वेक्टर आएगा उसको एज अ कॉलम लिख लीजिए, तो वो P मैट्रिक्स है। तो जो भी आपके पास मान लो λ1 λ2 λ3 आइगन वैल्यू आती है, v1 v2 v3 आइगन वेक्टर आता है, पहले आइगन वैल्यू निकालिए फिर आइगन वेक्टर निकालिए। फिर P इज नथिंग बट P में v1 पहला कॉलम, v2 दूसरा कॉलम, v3 तीसरा कॉलम, उससे आ जाएगा। ठीक है, तो आप करके देख, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था हालांकि। ओके, ये जो क्वेश्चन है आपका 43 कि सपोज दैट x इज अ पॉपुलेशन हैविंग PDF दिस। ओके, अब टेस्ट करना है थीटा इज इक्वल टू 2 अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू 3। अब आपको बोल रहा है कि रिजेक्ट h0 जब x1 मोर देन 1/2 हो, ये बता रखा है। रिजेक्ट h0 इफ दिस एंड एक्सेप्ट h अदरवाइज। और x1 जो है रैंडम सैंपल साइज 1 का है, ड्रॉन फ्रॉम अबव पॉपुलेशन, तो रैंडम सैंपल साइज 1 का है। क्रिटिकल देन पावर ऑफ द टेस्ट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। पावर का फॉर्मूला पता ही आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 x1 मोर देन इक्वल टू 1/2 गिवन h1 इज ट्रू, तो गिवन थीटा इज इक्वल टू 3। तो आसान सा है ना, इसमें थीटा को 3 रख दीजिए, जो पीडीएफ आया उस पीडीएफ को यूज करके x मोर देन इक्वल टू 1/2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो आसान है कि 1/2 से लेके 1 तक इसमें थीटा को 3 रख दीजिए, 3x² dx, तो बहुत आसान, x क्यूब हो गया तो 1 - 1/8, इसका आंसर 7/8 आया होगा। देखिए ठीक है ना, देख लीजिए। तो ये इसका आंसर है, देखिए आसान क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि सपोज x1 x2 xn रैंडम सैंपल है साइज n का फ्रॉम पीडीएफ दिस, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है गामा 2, थीटा। तो पूछ रहा है कि MLE ऑफ थीटा इज, तो या तो आपको याद होगा या कैलकुलेट कीजिए। तो समेशन में x में 2x होगा, ठीक है ना। तो जस्ट सिंपली क्या करना है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखने हैं, देन उसको मैक्सिमाइज करना है तो आ जाएगा। ठीक है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के, ये अच्छा है ना, ट्राई करके आ दो, कितना अच्छा है, ट्राई करा तो दिख रहा है, ये भी अच्छी बात है। जो लोग ट्राई करके आए या आप ट्राई करेंगे तो एटलीस्ट आपको दिखेगा कि हाउ टू सॉल्व। और उसके बाद आसान लगता है क्वेश्चन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी सिलेबस में नहीं है हमारे, ये फील्ड भी नहीं है, तो सीधा ये, हाँ ये कर सकते हैं। तो ये आसान है, ये है हमारे सिलेबस का कि डबल इंटीग्रेशन xy dx dy है ना, डबल इंटीग्रेशन xy dx dy, तो आसान है ये। R is the region in the first quadrant bounded by the curves this, इसका ग्राफ बना लेंगे आप, तो y बराबर x², y प्लस x बराबर 2, तो मान लीजिए ऐसा है, ये 2 और ये 2, और x बराबर 0 y एक्सिस, तो ये रीजन हो गया, इस रीजन पे इंटीग्रेट करने हैं। ठीक, तो dx dy है, लेकिन आप इंटीग्रेट करेंगे तो dy dx करके कीजिए क्योंकि आसान रहेगा। तो dy dx करेंगे तो y की लिमिट यहाँ से आ जाएगी, ये ग्राफ था
y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ y की लिमिट एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होके यहाँ से y आ जाएगी 2 माइनस एक्स तक, और ये क्या है तो सॉल्व कर लीजिए इसको। ये लाइन था x प्लस वाई बराबर 2, एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स, सो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। सो कितना आएगा ये, तो यहाँ प्लस 1 कर देते हैं, नहीं प्लस यहाँ करना पड़ेगा माइनस, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, x सर माइनस, 0 से 1 हो। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 और माइनस 2, तो 1 और माइनस 2, लेकिन माइनस 2 तो जाना नहीं, यहाँ माइनस 2 है, यहाँ 0, लेकिन मुझे ये रीजन लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो ये 1 हो गया, तो 0 to 1 जी, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ dx dy भले लिखा था, लेकिन आपको ट्राई करना है कि वैसा, क्योंकि आप अगर dx dy से करते ना तो आपको 2 इंटीग्रल में लिखना पड़ता है इसको, फिर 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ता, dx dy फिर dx dy, क्योंकि ये लिमिट का चक्कर है। खत्म, क्वेश्चन 55। 55 था क्या, ओके, लेकिन आयोटा आउट आ गया, देखते हैं। कह रहा है कि इफ द पावर सीरीज दिस कन्वर्जेस टू 5, कन्वर्जेस एट 5 आयोटा एंड डाइवर्जेस एट -3 आयोटा, देन पावर सीरीज, ओके, तो बोल रहा है कि ये पावर सीरीज जो है z की इस वैल्यू और z की इस वैल्यू पे कन्वर्ज कर रही है, तो बताइए किस किस पे कन्वर्ज करेगी। हमने जो पढ़ा तो रियल सीक्वेंस है ना, रियल सीक्वेंस और रियल सीरीज था, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स पे आ गया, बस कॉम्प्लेक्स हम लोग के सिलेबस में तो नहीं है ना। हाँ वहाँ तो रियल वाला ही था, कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है ना, जो कॉम्प्लेक्स, और रियल सीक्वेंसेस ये हाँ सब। वहाँ पे रियल सीक्वेंसेस एंड सीरीज है, कॉम्प्लेक्स का है, इसको छोड़ दो, ये कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, हमारा जो भी होगा रियल सीक्वेंस की बात करेंगे, रियल नंबर के लिए कर सकते हो टेस्ट अगर चाहो तो, बट छोड़ दो इसको, है ना, ये हमारे सिलेबस के बाहर का होगा। तो हमने 2014 का डिस्कस किया, आंसर एक बार आप मैच कर लीजिएगा, आप खुद से पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार खुद से, ताकि ये श्योर हो जाए कि आपको सॉल्यूशन आता है ना, उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो एटलीस्ट आप सॉल्व कर पाएंगे वहां पे। तो आंसर मैच कर लीजिए। अभी हम 2014 का डिस्कस किया है, अभी 2015 का डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, तो देख लीजिए।